कई सारी अनगिनत कहानियां होती है जो लोगों तक पहुंचानी जरूरी होती है। नवी मुंबई रियल एस्टेट मार्केट का रियल एस्टेट पॉडकास्ट आज आपके साथ शेयर होने वाला है। कितने प्रोजेक्ट्स अब चल रहे हैं और कितने पाइपलाइन में टोटल बता सकते हैं सर? प्रोजेक्ट तो बहुत है, मतलब अभी मैं ऐसे गिनने जाऊंगा तो 2 बार 3 बार करना पड़ेगा ऐसे। बीइंग एज एन बिल्डर, आप कुछ सजेशन देना चाहोगे बायर्स को? जब प्रॉपर्टी कोई भी खरीदो तो पहले ये देखो कि पहले तो आपको क्या जरूरत है, फ्लैट की जरूरत है, दुकान की जरूरत है, या फिर एक्स्ट्रा पैसा है तो आप ऐसे ही इन्वेस्ट करना चाहते हो। कोई बिल्डर घर का पैसा लगाता नहीं है, पूरा बिल्डिंग बनाने का उतना पैसा होता ही नहीं। प्रोजेक्ट बिकेगा तो बनेगा, उसका लोकेशन देखो ना, उसको क्यों देख रहे हो? जय हिंद, वेलकम बैक। तो आज तक रियल एस्टेट की जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन रही वो सारी अब तक मैंने पहुंचाई, पर कहीं से एक थॉट आता है कि रियल एस्टेट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद फिर भी कई सारी कहानियां ऐसी होती है जो लोगों तक पहुंचती नहीं है, और वो पहुंचाने का काम फिर से प्रॉपर्टी कवरेज यानी कि मैं गणेश यादव आपके लिए शुरू कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, नवी मुंबई रियल एस्टेट मार्केट का रियल एस्टेट पॉडकास्ट आज आपके साथ शेयर होने वाला है। तो वेलकम टू प्रॉपर्टी कवरेज। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट होने वाले धीरज भाई मंजीरी। इनको आपने पहले भी कई सारे वीडियोस में मेरे साथ देखा होगा, पर ऐसा होता है कि जैसा मैंने पहले आपके साथ शेयर किया कि कई सारी अनगिनत कहानियां होती है जो लोगों तक पहुंचानी जरूरी होती है। इसीलिए धीरज भाई को आज मैंने इनवाइट किया। धीरज भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए। आपने आपके सारे दर्शकों को लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी कि हमको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आज सबको यकीन में बदल जाएगा कि जो बोला था आपने लेके आए। नहीं, लेकिन मुझे स्पेशली लगा था कि आपके साथ पॉडकास्ट होना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपके फादर के टाइम से मैं आपके ब्रांड को जानता हूँ, इंपीरिया ग्रुप को जानता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि कभी टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली आपके साथ एक पॉडकास्ट शुरू करेंगे। तो कैसा चल रहा है धीरज भाई लाइफ अभी? बस देखो, वैसे तो अच्छा चल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है काम करने में। तो मार्केट में अभी आप देख ही रहे होंगे, सब जगह नाम काम सब दिख रहा है। नाम काम तो चलो सही था आपका, आप काफी पहले से है मार्केट में, पर नाम तो कुछ दिनों से ज्यादा ही दिख रहा है। अलग अलग इवेंट्स में भी आप स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, अलग अलग चीजें हो रही है। तो मुझे ये बताइए कि इतने साल काम करने के बाद आपको क्यों ऐसा लगा कि इंपीरिया ग्रुप में अब मेरा नाम लगना चाहिए? जैसे मैं अभी ब्रांडिंग देख रहा हूँ, इंपीरिया ग्रुप नीचे धीरज मंजीरी बाय धीरज मंजीरी लिख के आता है। तो इतने सालों में नहीं, आप अचानक से ये कहानी क्यों शुरू हुआ? वो क्या हुआ, देखो लास्ट टाइम हमको, मतलब आपको मैंने बताया था एक चीज कि हमारे इतने सारे नहीं, लेकिन एक प्रोजेक्ट सेकंड में जाऊंगा। पिछली बार आपने बोला लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था। इस बार मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्टरी चाहिए, बिकॉज पिछली बार हम और कुछ रीजन से मिले थे, हमको प्रोजेक्ट दिखाना था, पर इस बार मुझे सच्चाई और कहानी सुननी है आपसे कि क्या स्टोरी चल रही है। तो वही है एक्चुअली। क्या है कि हमने काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं। मैंने आपको बताया, जैसे हम लोग जुने तो लैंडलॉर्ड है एक्चुअली, बोलने जाए तो हमारे पास ज़मीनों का मेन बिजनेस हमारा ज़मीनों का ही था, और हम ज़मीनों में ही ट्रेड करते थे। बिल्डिंग्स मतलब बिल्डर बनाना तो हमारा, मतलब वो मेरे फादर का पैसा था कि हम बिल्डर बनाते थे लोगों को। अच्छा, बिल्डर नहीं बनते, बिल्डर हाँ, बनाते। बिल्डर बनाते थे। वो हमेशा बोलते थे बिल्डर क्यों बनना है, अपने को तो बिल्डर बनाना चाहिए, अपने को तो बैकडोर रहना चाहिए। बट एक टाइम के बाद अभी मतलब मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा क्या है, बिल्डर बनने से क्या होता है, मार्केट में एक पता चलता है कि बिल्डिंग किसने बनाया, प्रोजेक्ट किसने बनाया। नहीं तो हमने बनाया और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इतनी अच्छा चीज बनाया किसने बनाया। तो पहले का आपका जो ट्रेडिशनल काम था कि लैंड खरीदना बेचना, और उसमें से कुछ लैंड अगर अच्छी लगती है तो वो डेवलप करने के लिए किसी को ले देना, तो ये काफी सालों से पेशा था आपका, कई सालों से ये हाँ, काम बहुत था। साल हो गए, ऑलमोस्ट समझो ना 25 साल हो गए। पर आपको लगता है कि ये बिजनेस करके आपने इतने साल में जो ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज था वो आपने मिस कर दिया? मतलब इतने सालों में अगर आप अलग अलग बिल्डर्स को दे रहे हो और वो अपने नाम से बना रहे, हाँ हाँ। तो आपका नाम हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो ये इतने सालों में आपको लगता है आपका कोई ब्रांडिंग वाला लॉस हो गया बहुत वैसा हाँ, कुछ? मतलब अभी तक देखो, जैसे हम अगर खुद बिल्डिंग बनाते और हम नाम लगाते थे तो ऑब्वियसली आज मार्केट में जैसे काफ़ी जूने बिल्डर्स है उसकी तरह हमारा भी नाम होता था। बट हमने तो उस टाइम ब्रांडिंग को लेके नहीं फोकस किया था, सिर्फ लोगों को सेटिस्फेक्शन के लिए हमने सोचते थे कैसे अच्छी चीज़ कैसी बन रही है। अच्छा, हम हमारी लैंड है, हमारे साथ कोई जुड़ा है तो वो कैसे 2 पैसा कमा रहा है, उसको कैसे ग्रोथ हो रहा है। वो मेरे फादर पहले से वो देखते थे कि हमको मतलब उनका नेचर पहले से, आपको तो पता है, मिले हो मेरे फादर को, कि उनका नेचर था कि हम सुखी है तो दूसरे को भी सुखी करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम भी पैसा कमाते जाए। तो कितने
आपके नाम लगे बिना या फिर आपके ब्रांड के बिना प्रोजेक्ट्स अब तक बने होंगे नवी मुंबई, नवी रायगढ़, मुंबई सारे में लोकेशंस पे? सब मिला के अभी तक समझो ना 10 प्रोजेक्ट ऐसे है जो हमने नाम नहीं लगाया है। नाम तो अभी हमने अभी लगाना चालू किया, तभी तो हमने मार्केटिंग चालू किया है थोड़ा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं थोड़ा सा एक पूछना चाहूंगा कि जैसे हम आज से 3-4 साल से मैं आपको जानता हूँ, तो तब मुझे नहीं पता आप कितने एक्टिव थे, अभी इतने टाइम से कुछ एक्टिव आप ज़्यादा हो गए हो, तो आपका कुछ अलग प्रोफेशन के लिए थॉट था, कुछ एजुकेशन को लेके ऐसा कुछ था कि आपको भी ऐसा था कि नहीं यार अभी लैंडलॉर्ड तो अभी बिल्डर ही बन जाते हैं, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली क्या था, देखो पहले तो बिल्डर का ऐसा कोई सोच ही नहीं था। नहीं था? ये तो मैं अचानक से, ऐसा होता है ना, अचानक से होड़ी मार दिया है अच्छा। फील्ड में। मेरे पिताजी को है ना, एक्चुअली मुझे आईएएस बनाना था। आईएएस बनाना था? हाँ। अच्छा। तो तो मैं ये आपके फादर की सोच थी आपकी? तभी मैं छोटा था तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरे फादर तो जमीनों के बिजनेस करते थे, तो उनको मालूम था कि कलेक्टर का क्या वैल्यू रहता है, आईएएस पोस्ट होता है, ऑफिसर का पावर होता है। पावर होता है, कि उसके बाद कोई भी हो, आईएएस आईपीएस हो, उनका क्या एक रुतबा रहता है, उनको एक क्या लोग क्या उसको कैसे गिनते हैं। करेक्ट। तो वो मेरे फादर तो पहले से लाइन में ट्रेड में थे, जमीनों में वगैरह वगैरह, तो उनको सब पता था। तो उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा कुछ आईएएस बने, आईपीएस बने, ऐसा कुछ ऑफिसर बने। तो मुझे जब मैं स्कूल में था तब मुझे बोला कि अपने को आईएएस बनना है। तो तभी एक्चुअली क्या है, मेरे फादर तो कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे थे, 8-9 ही पढ़े हुए थे, तो उनको पता नहीं था किस तरह से पढ़ा, मतलब बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो मुझे हॉस्टलाइज कर दिया था। मैं अहमदाबाद में हॉस्टल में पढ़ता था। तो उस टाइम में फिर मैं जैसे जैसे आगे स्टडी होता गया, फिर मैंने लॉ किया, एलएलबी भी मैंने कंप्लीट किया। अच्छा। उसके बाद मैंने यूपीएससी का जो प्रिपरेशन चालू किया साथ में तो तभी पता चला, क्लास ज्वाइन किया कि उसमें आईएएस की एग्जाम नहीं होती है, यूपीएससी होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी करके एग्जाम लेती है, उससे कोई भी आईएएस आईपीएस बनता है। तो वो सब पता है, मतलब एक तुम जब उसमें गए तो वो सब आइडिया आया, नहीं तो कुछ नहीं था। तो उसमें मेरे फादर का जो सपना था वही करने में निकला था, पर कोई वजह से मैं नहीं बन पाया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर अब पापा बोले क्या करना है। तो स्टडीज कहाँ तक किया आपने? मतलब एलएलबी तो आपने कर ली, हाँ। अब प्रैक्टिस नहीं करते हो लेकिन? हाँ, प्रैक्टिस नहीं करता मैं। वो मतलब प्रैक्टिस करने में अभी मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ, तो फिर दोनों चीज नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हाँ, तो इसलिए फिर उसके बाद कुछ स्टडीज किया आपने आईएएस बनने के लिए? नहीं, वो एक ही क्या होता है, जब साथ में दोनों चलाना पड़ता है एग्जाम। जैसे हम क्या होता है, कोई भी यूपीएससी एग्जाम देना है ना, तो कम से कम ग्रेजुएशन होना कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है। तो उस टाइम हमने, जैसे एक तरफ मेरा चल रहा था बीकॉम चल रहा था, बीए चल रहा था, और उस एक तरफ मेरा साथ में जैसे बीए हुआ मेरा, फिर एलएलबी चालू किया, और साथ में यूपीएससी प्रिपरेशन चालू किया था। ओके। तो यूपीएससी बीए तो मेरा, मतलब सॉरी, एलएलबी तो मेरा कंप्लीट हो गया, पर वो नहीं हो पाया, यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया। नहीं हो पाया। चलो बढ़िया। एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स मैं आपको पूछ लेता हूँ कि इतने पूरे साल के एक्सपीरियंस में आपको कब ऐसा लगा कि नहीं यार अब मैं बिल्डर बन जाता हूँ? ये डिसाइडेड तो नहीं था, आपने जैसे बताया कि ये सब करना था, कोई एक दिन होगा ना जिस दिन आपने सोचा होगा कि नहीं मेरे को ये नहीं करना है, आपने बोला कभी पापा को जाके कि नहीं मेरे को नहीं करना है? हाँ, तो उसके लिए वही बता रहा हूँ कि जब मैं यूपीएससी करके मतलब नहीं कर पाया, तो मैंने जब स्टडी छोड़ा, तो फिर मेरे पिताजी ने पूछा अभी करना क्या है, तो तभी मैं अहमदाबाद था, मुंबई नहीं था। तो मैंने फिर पापा को बोला, पापा मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, और फिर मैं कुछ बताऊँगा आपको। तो मैं मुंबई आया, फिर मेरे चाचा वगैरह रहते हैं अंधेरी लोखंडवाला की तरफ, तो उनके घर थोड़ा रुका। फिर उसके बाद मैंने सर्च किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं काफ़ी मेरे चाचा की दुकानें हैं सब मुंबई मार्केट में, तो वहाँ जाता था वगैरह, सब देखता था। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये सब लाइन है, बहुत मेहनत वाली लाइन है, और बहुत मतलब स्ट्रगल पीरियड उसमें जो होता है ना, वो ज़्यादा रहता है। तो उसमें शुरुआत झाड़ू पोते से मतलब शुरू करना पड़ता है। और मैंने ऐसे नहीं, मैंने नहीं किया, वो भी मैंने किया। चाचा के घर की दुकान थी तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता था, वो भी मैं सब कर लेता था। बट एक टाइम के बाद मुझे लगा कि जैसे हम गुजरात में, हम गाँव में, एक्चुअली गाँव में भी हम सुखी थे, हमारे वहाँ ज़मीनों का बिजनेस था ऑब्वियसली, तो हमारे लिए दुकान, एक दुकान, 2 दुकान खोलना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो वो मुझे वो करने की ज़रूरत भी नहीं थी, पर वो प्रैक्टिस के लिए मैं कर रहा था। पर बाद में मुझे लगा कि नहीं, उससे अच्छा कुछ नया और अच्छा बिजनेस बड़ा सोचते हैं। तो फिर मेरे फादर ने बोला, मतलब मैंने वापस फ़ोन किया, पापा मुझे दुकानदारी नहीं करना है। तो फिर बोलते तो क्या करना है?
मैं बोला मुझे बिल्डर बनना है। तो बिल्डर बनने का रीजन था कि हमारे भी ग्रुप में जितने भी, आपको तो मालूम है Friend सारे, circles हाँ, थे। पूरे नवी मुंबई के जितने भी कम्युनिटी जो बिल्डर लॉबी मोस्टली है वो हमारे एक ही तालुका से बिलोंग करती है। Correct, वो correct. आपको मोस्टली पता है। पता है, जितने भी रापर से belong- रापर, हाँ, रापर कच्छ में हमारा रापर तालुका है। हाँ। वहाँ से ही ज़्यादा करके बिल्डर अब जितने भी है नवी मुंबई में वो बिलोंग करते हैं। तो मुझे उस टाइम मेरे दोस्त सब ग्रुप में ही है, दोस्त है सब। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो अच्छे से मस्त जीते हैं, मजा करते हैं, तो मैं यूपीएससी में जाके क्या करता। तो उस टाइम मैंने फिर सोचा, पापा को बोला पापा मुझे बिल्डर बनना है। तो बोलते अच्छा बिल्डर बनना है तो फिर तू मुंबई क्या कर रहा है, फिर जा नवी मुंबई। अच्छा। तो फिर मुझे पापा नवी मुंबई भेज दिया। तो इतना पोलाइटली हुआ बात कि ठीक है मुंबई ने अभी बिल्डर बनना है तो नवी मुंबई से, इतना पोलाइटली नहीं हुआ? नहीं मतलब वो पोलाइटली तो था ही, क्योंकि उनको मालूम था कि वैसे भी उनका भी इच्छा था कि मैं, अगर पापा ने इतना सारा मतलब मेहनत करके जो किया है, काम करके कमाया है, तो ऑब्वियसली उनको मालूम है ना कि ये सब आखिर तो उसको ही संभालना है। तो अगर बड़ा कुछ नहीं सोचेगा तो फिर ये छोटी दुकान में से चार दीवालों में से बाहर ही नहीं निकल पाएगा बाहर ही कभी। नहीं तो फिर वो क्या इतना बड़ा कैसे व्यापार कर पाएगा। तो फिर उनके वैसे उनकी इच्छा होती ही है, काफी बार अपने को समझ नहीं आता है। तो फिर मैंने बोला तो बोला ठीक है चल नई मुंबई जा, उधर में हमारे जो गुजरात, हमारे जो बिल्डर लॉबी में हमारे जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनको मैं फ़ोन किया, उन्होंने कि भाई धीरज आया है, आप सेट करो थोड़ा, कोई प्लॉट छोटा मोटा प्लॉट लिया है तो आप जुड़ लो। ऐसा करके मैं आ गया नई मुंबई। तो रापर के लैंडलॉर्ड में नवी मुंबई में आके कितनी लैंड खरीदी? सर ये तो क्या है, देखो लैंड में ऐसा नहीं बोलूँगा कि लैंड नहीं है, काफ़ी लैंड है। नहीं, आप मना भी नहीं कर सकते। आप तो अभी पिछले एग्जीबिशन में आपसे मिला था, फ्री में लैंड दे रहे थे ऑफिस के साथ में, तो मना नहीं कर सकते। लैंड तो बहुत है, पर कितनी एक्वायर की हो, मतलब कितना? अच्छा लोकेशन तो बता दो अपने, चलो नवी मुंबई के कुछ लोकेशन है और कहाँ है? देखो नवी मुंबई में तो ऑलमोस्ट ज़्यादा करके लैंड, आपको भी मालूम पनवेल के एरिया में ही ज़्यादा करके लैंड जहाँ भी है पनवेल के आसपास तो पूरा पहाड़ी खरीद लिया आपने? हाँ वो पहाड़ खरीदा हुआ है, और उसके बाद भी मतलब काफ़ी परचेस किया था। उसमें क्या है, हर एक लैंड लेने का मतलब क्या होता है, लैंड लेने के बाद या तो रखना है या तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट चालू करना है। प्रोजेक्ट चालू कर, तो फिर जैसे हमको लगता है कि ये ज़मीन प्रोजेक्ट करने जैसी है तो फिर हम वो प्रोजेक्ट के लिए खरीदते हैं। अगर ऐसा लगता है कि चलो ये लेके सस्ती है, यहाँ लेके रख दो, आने वाले टाइम में अच्छा भाव आ जाएगा, तो लेके रख देते हैं। फिर उस तरह से हम करते हैं। वो मानगांव में कैसे खरीदा? मानगांव में क्या था कि एक पहले से हम लोग जमीन तो सब जगह, ऐसे पनवेल में नहीं है ऐसा नहीं है, पनवेल में ही है, पनवेल में भी है, गुजरात में भी है, फिर हमारे नई मुंबई में तो अभी हम आप आए हो मेरे प्रोजेक्ट पे, तो सारे प्रोजेक्ट है ही, चल ही रहे। मानगांव की तरफ हमने वहाँ बड़ा और ज़्यादा तो नहीं लिया था, छोटा अमाउंट, छोटे एक 15-20 एकड़ लिया था, तो पड़ा था काफ़ी टाइम से। और उस टाइम हम सोच रहे थे क्या करेंगे, बट बाद में अभी मुझे एक मौका मिला, जैसे आपने बोला ना कि कंपनी को ग्रो करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या देना चाहिए। तो आपको बताया था मैंने कि जैसे कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि लोग सब देते हैं, छोटी मोटी चीज़ें तो सब देते हैं, पर ज़मीन देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फिर मैंने वो सोचा पढ़ाई है तो उससे अच्छा लोगों को काम आए। और वैसे भी कोरोना के बाद अपना ये ट्रेंड तो बन ही गया है अपना फार्म हाउस का, तो उस वजह से मैंने थोड़ा, और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी ज़मीन थी, रीजनेबल रेट की थी, तो सोचा कि चलो एक ऑफिस के पीछे दे दो, एक करके दिया था एग्जीबिशन कर में। लिया वो। हाँ। तो कैसा लग रहा अभी ये स्टेप पे, आप ब्रांड खुद बिल्ड कर रहे हो, काफी सारी चीजें चेंज हो, अचानक से मतलब लैंडलॉर्ड बनना और किसी को लैंड डेवलप करने देना, वो थोड़ा हेडेक कम होता है। एक बार लैंड आपने खरीद ली, एक्वायर कर ली, फिर कहानी खत्म, फिर डेवलप जो कर रहा है वो पूरा देखेगा। अब आप खुद ही डेवलप कर रहे हो, खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो कैसा, मतलब कितना, अच्छा मनी प्रेशर कुछ होता है क्या? मतलब देखो रियल एस्टेट ऐसा फील्ड है ना कि पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा लगता है। तो हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, फिर बुकिंग्स टाइम पे नहीं मिलती है, फिर लोग माल काटने पे, इन द सेंस पहले डाउन पेमेंट में माल बेचते हैं वैसा। तो ये फ्लो कैसे मैनेज होता है आपसे, मतलब कुछ बोरो कर लिया वैसा, कैसा काम कैसा होता है? क्या होता है कि देखो एक बिल्डर की एक आईना होता है, एक तरफ देखोगे तो ऐसा ही लगेगा कि बिल्डर जैसा कोई सुखी आदमी नहीं है। बराबर। तो दूसरी तरफ आप देखोगे, जैसे पहलू के दूसरी तरफ देखने जाओगे तो आपको यही लगेगा कि इसके जितना प्रेशर नहीं है कोई। करेक्ट। क्योंकि क्या होता है कि सर कोई भी जमीन खरीदने के बाद प्रोजेक्ट चालू करते हैं, फंड रोज लगता है। आज समझो एक साइड, कोई भी कंस्ट्रक्शन छोटे से छोटी भी साइड हो तो 25-30 लेबर तो नॉर्मल होते ही है। कोई भी, वो तुम्हारी सेल्स टीम होगी तो 5-10 लोगों की सेल्स टीम होगी,
फिर तुम्हारा इन हाउस अकाउंट टीम होगा, ये होगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि पैसे रोज लगने वाली चीज़ है। तो अगर तुम इसमें मिस मैनेजमेंट करोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसको कैसे कैश फ्लो मेंटेन किया जाए। बर्डन बहुत है, ऐसा नहीं बोलूँगा बर्डन नहीं है, पर बर्डन को एक झेलना पड़ेगा। तभी देखो, रिस्क है तो भी पैसा है, या धंधा है, बिजनेस है। जब रिस्क ही नहीं लेना है तो फिर लोग जॉब तो है ही ना, कहाँ नहीं है। तो वैसे रूटीन जिंदगी जीना है, रूटीन सा लाइफस्टाइल निकालना है तो फिर जॉब कर लेना चाहिए, फिर तो बिजनेस करने का जरूरत ही नहीं है। बिजनेस करना है तो रिस्क लेना आना चाहिए और उसका हिम्मत भी होना चाहिए, को कितना भी बर्डन आए, प्रेशर आए, दिमाग फटना नहीं चाहिए। तो वो चीज है, तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, लेकिन फंडिंग उतना, अभी आप C2 कर रहे हो, मैंने आपसे ही शायद से बात सुनी थी कि हम सेल्फ मेड बिल्डर्स है, पैसा मतलब इसमें ऐसा है सर, देखो हम लोग गुजरात से अभी अभी आए, आपको मालूम है 2013 में आए मुंबई। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं शायद हमारी कम्युनिटी की बात, दूसरे की तो नहीं पता है, पर हमारी कम्युनिटी का शायद मैं ऐसा बिल्डर पहला हूँगा कि हम लोग गांव से पैसा लाए हैं। बाकी लोग क्या है कि देखो, सब लोग मुंबई कमाने आए हैं, हर एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ वैसे तो, बट हाँ मेरा समाज का मुझे ज्यादा पता है, इसलिए मैं पहले मेरे समाज से बात करता हूँ कि हम लोग क्या होते हैं कि इधर आए, मतलब वहाँ हमारा कच्छ आपको मालूम है एकदम वो सूखा एरिया है, मतलब रेगिस्तान टाइप का है, तो ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है, पानी नहीं है। तो जितने भी देखो मुंबई में लोग बाहर से आए, आखिर तो गाँव में परेशानियां था तभी लोग आए हैं। तो हमारे इलाके से भी ऐसे लोग आए थे, तो उन्होंने गांव में नहीं था, वो गांव मतलब कुछ आवक नहीं था, कम था, ज़्यादा था, तो घर का भरण पोषण प्रॉपर नहीं होते थे, तो सब लोग मुंबई आते थे, फिर इधर मेहनत करते थे बहुत सारा, और उस तरह से जो भी पैसा कमाए उसके बाद उन्होंने गाँव में मकान बनाए, गाँव में ज़मीनें खरीदी, बंगलो बनाए वगैरह वगैरह। तो मैं उसमें से उल्टा हूँ। आप पहले से बना के वहां पर हम लोग वहां पर भी हमारे पास जमीन सब जायदाद था, तो हम सोचा हम अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए मुंबई जैसे सिटी में नया अच्छा एजुकेशन बच्चों को मिले, फ्यूचर अच्छा बने, तो गांव में क्या वो चीजें नहीं मिल पाती है प्रॉपर। तो इसलिए हम सोचा कि चलो एक, वैसे भी आपको मालूम है एक लेवल के बाद एक सिटी का, कोई भी सिटी हो छोटा बड़ा, तो एक उस सिटी का एक लेवल होता है, उसके बाद तुमको और ज्यादा ग्रोथ करना है तो उससे एक अच्छे सिटी, बड़े सिटी पे जाना ही पड़ता है। तो वैसे हमने भी सोचा कि चलो हमारा जो इलाका है वहाँ से थोड़े हम बड़े सिटी में वहाँ गए थे, तो वहाँ भी हमने अच्छा डेवलप काम किया, वहाँ भी हमारे ज़मीनें हैं, रापर छोड़ के गांधीधाम की तरफ, फिर गांधीधाम से हम अहमदाबाद गए तो वहाँ भी हमारे पास ज़मीनें पड़ी है, अहमदाबाद से मुंबई आए तो फिर हमने यहाँ विकास किया। तो हम हर एक सिटी को बड़े करके इधर पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा एक लाइफ, अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए आए हैं। अभी आपने समाज का थोड़ा सा नाम लिया, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लोग ऐसे बोलते हैं कि गुजरातियों का समाज, कम्युनिटी ऐसा होता है कि उनको इजीली फंडिंग हो जाती है आपस में, ये बात ट्रुथ है, ऐसा होता है? सर वो तो मतलब किसी को जो गट्स रखता है काम करने के, तो उसको इजीली फंडिंग हाँ सर, बहुत इजीली मिल जाता है। मतलब आप ऐसा समझो ना कि देखो कोई भी हमारे कम्युनिटी में कोई भी बिल्डर हो जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए पीछे लोग पैसा लगाने के लिए बैठे ही रेडी होते हैं। हाँ, कि अगर तुम अच्छा कमा रहे हो, तुमको पैसे की जरूरत है, तो मेरे समाज में से अपने को ऐसे लोग 10-15-25 लोग मिल जाएंगे कि तुम धीरज ये काम करो, चलो मेरा पैसा ले लो, साथ में लगाओ, मुझे पार्टनरशिप दे देना, मुझे थोड़ा हिस्सा दे देना, साइलेंट पार्टनर रह जाऊंगा। तो हमारे समाज में पैसे में कोई इश्यू नहीं आता है, इजीली मैनेज हो मिल जाता है। और एक चीज वो भी है सामने, क्योंकि इसलिए मिलता है कि हमारे समाज में एक पहले से एक वो ट्रेंड बना हुआ है कि आपने पटेल, जो हमारे पाटीदार समाज जो बोलते हैं, मैं फिर मेरे कच्छ का पाटीदार समाज नहीं बोलूँगा, पूरे गुजरात का हमारे जितने भी पाटीदार समाज हैं, जहाँ अमेरिका US किधर भी बैठे, हमने हमारे समाज में एक इमेज बनाई है कि पटेल का लड़का रहेगा, मतलब पाटीदार का लड़का रहेगा ना, तो उसको पैसा दोगे ना तो कभी डूबेगा नहीं। अच्छा। और रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ये एक चीज बनाया हुआ है, इसलिए लोग भरोसा करते हैं और दूसरे समाज भी करते हैं। देखो आप मुंबई महाराष्ट्र में हम रहते हैं, तो हमको दूसरे समाज से उतना ही प्यार मिलता है, उतने ही पैसे मिलते हैं। उल्टा आपके इस पे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। हमारे में ज्यादा है, पर आप में भी, आपके समाज के भी लोग हमको ज्यादा पैसा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के ही देते, दूसरे भी ज्यादा देते हैं हमको, तो उनको मालूम है कि यहाँ डूबेगा नहीं, वो एक चीज है, पहले से एक रेपुटेशन है। और दूसरी बात, वो सही भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बात है। हमारा समाज का लड़का कोई भी रहेगा, उसने अगर पैसा लिया है और उसको अगर कोई भी बिजनेस में लॉस जाता है, कभी भी ऐसा
ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% सक्सेस है, कभी आता भी है loss। कभी कोई प्रॉब्लम में आ जाता है, कोई गलत कमिटमेंट हो गया या गलत कोई कानून अगर बदल गया और जो सोच के लिया था नहीं हुआ, तो कभी ऐसी पोजीशन आ जाती है ना, तो भी वो कोशिश हमेशा ये करेगा कि मैं उसको पूरा पैसा रिटर्न करे, सेट करके और सेट नहीं, मैं यहाँ तक बोलूंगा कि उसका घर जब तक नहीं बिक जाएगा तब तक वो बंदा कभी ना नहीं बोलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये हमारे समाज की खासियत है कि जब तक उसके पास कुछ भी है वो बोलेगा मेरे पास ये है, ये ले लो, ये है, ये ले लो। जब कुछ नहीं रहेगा ना, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो भी वो मना नहीं करेगा, तो ये बोलेगा मुझे टाइम दो। वो ये नहीं बोलेगा मैं नहीं दूंगा। वो कभी हमारे में हाथ ऊपर करने वाली बात हमारे समाज में कोई, मैं नहीं, मेरे पूरे समाज, आप तो जानते हो काफी लोगों को, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। ये एक हमारे में उसी वजह से पैसा मिलता है। नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा मैं रिवर्स पूछना चाहूंगा कि चलो समाज का आपके टूवर्ड्स भी काफी अच्छा काम रहा रहेगा, सपोर्ट रहा होगा कभी पास्ट से टाइम में, आप कितना एक्टिव रहे हो समाज के टूवर्ड्स? आपका कंट्रीब्यूशन रहा है कुछ ऐसा समाज में? देखो कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक होते सामाजिक काम और एक होता है कि एक्चुअल लोगों को हेल्प करना। तो दोनों अलग चीज है। देखो एक्चुअल लोगों को हेल्प करने वाले लोग दिखते नहीं है कभी भी। वो क्या होता है, आज मैंने आपको जरूरत है तो मैंने दे दिया, तो मैं किसी को बोलने नहीं जाऊंगा कि मैंने आपको दिया है, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, या किसी को जरूरत है, जरूरतमंद को दिया, तो कुछ किसी को बोलने वाली बात बताने की जरूरत नहीं समझते। तो वो उनको पता ही होता है कि किसने दिया किसने नहीं दिया। करेक्ट, बराबर। और सामाजिक काम ऐसे होते हैं वो दिखते हैं। जैसे आपने पूछा, तो अभी सामाजिक काम तो हमारे समाज में काफी लोग करते हैं, मैं अकेला हूँ ऐसा नहीं है, सब करते हैं। तो आपने कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, कुछ है ऐसा? पहले मेरे, अगर कंफर्टेबल हो शेयर करना चाहो तो। देखो उसमें कोई वो तो नहीं है शेयर, मतलब सबको पता ही है उसमें क्या छुपा हूँ मैं। तो सामाजिक काम में ऐसे होते हैं कि सब करते थे, मेरे फादर भी करते थे। वो उनका अलग थोड़ा थॉट था, वो हमेशा जरूरतमंद को ज़्यादा पहले प्रेफरेंस देते थे। बट अभी मेरे फादर नहीं है, तो मैं ये सोचता हूँ कि समाज में भी थोड़ा बहुत देना चाहिए कहीं ना कहीं। मतलब एक वो होता है कि किसी के फंक्शन में योगदान होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या समाज में भी लोग पहचाने ना, ऐसा होना चाहिए। तो देखो समाज में कोई भी पैसा देता है उसका रीज़न ये दो चीज़ होता है कि एक तो उसको जाने लोग कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ऐसे लोग तभी वो पैसा देते। यहाँ तो उसको ऐसा होता है कि चलो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है तो मैं देता हूँ। तो हर एक को मौका मिलता है, तो जब जिसको भी मौका मिला उस टाइम वो समाज में दान या कुछ भी मदद करता है समाज को, और उससे अच्छा है ना। हॉस्टल, स्कूल्स, हॉस्पिटल सब चलते हैं। धीरज भाई, थोड़ा सा लेकिन फिर से अलग सवाल करना चाहूंगा मैं आपसे कि आपके फादर का इंसिडेंस हुआ, ठीक है, वो स्वर्गवास सिधार गए, उसके बाद कैसे चीजें बदली आपके साथ? मतलब अचानक, ये तो इंसिडेंट था, अचानक हुआ ये एक्सीडेंटली, तो कैसे चीजें बदली, रैपिडली बदली, फिर ये सिचुएशन कैसे टैकल किया आपने? क्या होता है समाज में ऐसा होता है कि समाज में नहीं, सॉरी ये तो पर्सनल बात है। देखो मैं थोड़ा सा ना फिर से क्लियर पूछना चाहूंगा कि आपके फादर का जो डेथ हुआ वो बहुत सडन था, अनसडन था, अनप्रिडिक्टेबल था, वो पता ही नहीं था, और बहुत अचानक से ये पता चला कि अब वो नहीं है करके। अब ऐसा होता है ना कि जब कोई बिल्डर्स डेवलपर्स जाते हैं तो मेजोरिटी इन्फॉर्मेशन तो घर में होती है, पर कुछ ऐसी होती है कि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं भी होती है, और उस टाइम के लिए हम प्रिपेयर नहीं होते। तो कैसा रहा आपका उसके बाद का प्रिपरेशन? आपने कैसे शुरू की, फिर से बाउंस बैक कैसे किया? क्या होता है सर, देखो घर में कोई भी बड़ा इंसान जब जाता है तो वो हर एक समाज का दस्तूर होता है कि है ना, कोई भी इंसान मेन चला जाता है तो पीछे से लोगों को थोड़ा वो हाथ खींचने वाली बात होती है, थोड़ी लालच वाली बात होती है, या किसी को थोड़ा बहुत ले लूँ, किसी का स्वार्थ वाली बात होती है, वो रहती है, सब में रहती है। और मेरे साथ भी हुआ वो सब चीज़ें, ऐसे नहीं हुआ। पर इसमें क्या है, देखो ये सब चीज़ें कैसी है कि इसमें कोई सिर्फ सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या होता है कि पर्सनली तो सबको पता ही होता है कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लोगों ने जब टाइम देने का खरा टाइम आया तब हाथ छोड़ दिया, उल्टा लेने की कोशिश किया। खरा टाइम तो छोड़ दो, सपोर्ट करने की बात तो दूर रही। पर एक चीज़ है, ये समझ में आता है कि देखो ये सब जगह ऐसा ही होता है
तो उसमें जब तक हम साथ में खड़े नहीं रहे, अपने अपने लिए खड़े नहीं रहेंगे, स्टैंड नहीं लेंगे ना, तो सब ले ही लेंगे और गिरा भी देंगे तुमको। और गिराने की कोशिश चलती रहती है, ऐसा नहीं है नहीं चलती रहती, हमेशा चलती रहती है। लोग कोई ना कोई बोलते ही रहते, खराब बोलते हैं, कोई अच्छा बोलते हैं। पर मेन बात क्या है कि देखो, बोलने से कुछ भी बोले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं वो क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मैंने तो किसी का कुछ लिया नहीं है, और मेरे फादर ने तो आपको पता है कि हमेशा सबको सपोर्ट किया है। बट फिर भी क्या होता है, नेगेटिव बोलने वाले बोलेंगे, तो उससे मैं ये सोचता हूँ कि देखो, कहावत तो आपने सुनी होगी कि कोई इंसान जब आगे प्रगति करता है ना, तो भी पीछे से लोग खराब बोलते हैं। अगर आप समझो, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मैं इंसान खराब होता है तभी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तुम अच्छा काम करो तो भी बोलते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो अभी मोदी साहब देख लो, अपने पीएम है, इतना अच्छा काम कर रहे, इतना बड़े लेवल पे, तो भी उनको पीछे गाली देने वाले है ही, बुराइयां करने वाले है ही। हाँ, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो साहब खराब कर रहे। नहीं, पर ऐसा कहा जाता, कैसा है कि आपका पहला दिन कैसा था जब आपने काम शुरू किया? सर वो तो बहुत एकदम पूरा चेंज था, मतलब माहौल ही चेंज था। मतलब ऐसे दिखाया गया था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। अच्छा। मैं कुछ हूँ ही नहीं। सब दूसरे के भरोसे चल रहा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मतलब इस तरह से माहौल में, मार्केट में माहौल बनाया गया जो दूसरे, तभी आप जो बोल रहे हो ना, बिल्डर बनने के बाद तुमको कैसे वो हुआ, जब ब्रांडिंग क्यों कर रहे हो, तभी मुझे लगा कि देखो, हमारे ही लोग, हमारे ही पैसे से हमें खड़े किए वो लोग, हमने ही बिल्डर बनाए लोग। जब हमारे को जब जरूरत थी, मेरे फादर नहीं रहे, मुझे सपोर्ट करने के बदले मुझे गिराने पे लगे, तो क्या मैं वही खून हूं जो मेरे बाप ने जब को बनाया है? तो क्या मैं खुद के पैर पे खड़ा नहीं रह सकता हूँ? तो उस टाइम मैंने सोचा, नहीं, मुझे खड़ा तो रहना ही है, मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली है पीछे। मैं अकेला, अगर मैं आज गिर जाऊंगा तो ऑब्वियसली पीछे वाले सब गिर ही जाएंगे। तो मुझे बाउंस बैक करने के लिए मुझे जो जरूरत थी, जो मुझे अंदर से एक काफी बार ऐसा होता है, आपने भी नोट किया होगा कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपको इंटरनली अंदर से एक शक्ति आती है, और तुमको ऐसा तभी ये भी लगता है कोई आपको ब्लेस कर रहा है, मतलब एक ऑरा ऐसा लगता है अपने को, नहीं, मुझे सपोर्ट करने, अलग एनर्जी फील होती है, अलग एनर्जी है। मतलब उस टाइम पता नहीं मुझे ऐसा हुआ कि मुझे गिराने वाले भले गिराए कितना भी, मैं नहीं डरता किसी से, मैं क्यों डरूं? और दूसरी बात, हम किसी का गलत तो किया नहीं है ना, करने वाले वो है नेगेटिव लोग, मतलब जो नेगेटिव करने वाले लोग वो है, मैं क्यों डरूं किसी से? करेक्ट। आज आपको मालूम है, एम्पिरिया कंपनी का फाउंडेशन मैंने रचा है। मैंने जब कंपनी बनाया, मैंने बनाया है। बड़ा उसमें दूसरे लोगों को काफी को फायदा हुआ है, और लोग आज मेरे नाम से सब मार्केट में, आपको तो मालूम है, अभी मैं इंडिविजुअल नाम नहीं लूंगा किसी का, बट एक होता है मार्केट में, एक बोलते हैं कि हम बिल्डर है, हम एम्पिरिया की कंपनी के ओनर है, हम कंपनी एम्पिरिया के ओनर है, सब बोलते थे, हमारा साथ जुड़े हुए लोग। तो कभी ने उस टाइम ये नहीं सोचा कि हम इनके साथ जुड़े थे तो हम इनके पार्टनर है, ये कभी किसी ने नहीं बोला, सब ओनर बनने पे लगे थे। अच्छा, इसलिए मुझे दिस इज द रीजन आपने शुरू कर दिया एम्पिरिया ग्रुप। तब मुझे लगाना पड़ा ना कि लोग, तो वही मेरा कहना है कि जो मुझे पर्सनली जानते थे, उनको पता था कि देखो धीरज भाई, आपके ये पार्टनर तो मुझे वो ओनर बता रहे थे, वो पार्टनर तो वो ओनर बता रहे थे, वो तो आपका ही प्रोजेक्ट है ना, मतलब उनको ये भी पता था वो मेरा ही प्रोजेक्ट है करके। तो वो बोलते थे कि वो तो आपका ही प्रोजेक्ट है ना, तो मैंने बोला हाँ यार, मेरा ही प्रोजेक्ट है। तो नाम भी मेरा ही नाम भी मेरा है, कंपनी देख लो खोल के, उसमें रेरा नंबर में देख लो। तो ऐसा तो था नहीं दूसरे कहते थे, मेरा ही कंपनी है, अलग अलग कंपनी नाम से। हम तभी क्या होता है, हम अलग अलग कंपनी के नाम से बनाते थे प्रोजेक्ट। तो मैं बोला फिर भी वो अगर वो ओनर बन गए, तो मुझे फिर काफ़ी अपने चैनल पार्टनर्स जो है, उन्होंने बोला कि धीरज भाई, आप अपना नाम क्यों नहीं लगा रहे? तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, थोड़ा बहुत लोगों के लिए, उनके लिए भी मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कि क्योंकि वो अपना काम करते हैं, अपने साथ जुड़े हुए हैं, अपने सपोर्ट कर रहे हैं, अपने साथ सेल्स में मदद कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको भी एक ब्रांड की वैल्यू समझ में आती है। तभी मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने नाम लगाता हूँ, तो आपको तो फिर तकलीफ नहीं है ना कोई। तो उन्होंने बोला नहीं सर, उल्टा अच्छा है, आपका नाम लगेगा, कम से कम ये तो पता चलेगा कि वो बंदा है जिसने 1 रुपया किसी का खाया नहीं है। दूसरे जो किसने खाया नहीं खाया मुझे नहीं पता है, दूसरे का मैं बोल नहीं सकता किसी का, पर वो मेरे बारे में इतना जानते हैं कि मैंने किसी का 1 रुपया नहीं खाया, और नहीं मेरे फादर ने किसी का खाया है, क्योंकि हमारे फैमिली में हमेशा देने वाली आदत रही है, लेने वाली आदत नहीं रही है। तो हम उस फैमिली में से है, हम देते हैं, लेते नहीं है। देखिए धीरज भाई, ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि वक्त सबको बदलने का मौका देता है, और नहीं बदलना है तो भी वक्त हर किसी को बदल देता है। आज से जब 4 साल पहले मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला था, आपको याद होगा, हम पहले दिन मिले, तो शायद से आपकी कार का कुछ हुआ था, और आपने ऐसे पूछा कि गणेश भाई, मुझे आप बेलापुर ड्रॉप करोगे क्या? अब मैं आपको जानता हूँ, पर आप कौन हो मुझे नहीं मालूम। हम 1-2 पहले दिन मिले, ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं हुआ, फिर मैंने आपको ड्रॉप किया, फिर नेक्स्ट डे भी हम मिले। तो तब मैंने आप में एक अलग पर्सनालिटी देखी थी
एक सीट बैक एंड रिलैक्स वाली पर्सनैलिटी देखी थी। और आज मैं आपको देख रहा हूँ ना, तो एक अलग एग्रेशन के साथ, एंगर नहीं है, एंगर और एग्रेशन में थोड़ा फर्क है, एग्रेशन अलग चीज है, तो मैं आपको एग्रेशन के साथ देखता हूँ। तो आप ये फील करते हो कि आपके फादर जाने के पहले का आपका पर्सनालिटी थोड़ा अलग था और अभी का थोड़ा अलग है, आपको महसूस होता है ये? पर्सनालिटी में क्या होता है सर कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है ना, तो इंसान जब खड़ा रहता है ना, जब मेरे फादर थे आपके टाइम पे और जब आप बात कर रहे हो तभी, तो तभी हम रिलैक्स होते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ गलती हो जाएगी तो संभालने वाले बैठे हैं। जब मेरे फादर नहीं है तो अभी ऑब्वियसली हमको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, थोड़ी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब हम भाग नहीं सकते। उस टाइम ऐसा था कि पापा को बोल दिया, पापा ये देख लो मेरे से नहीं हो रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता था। अभी हम उस चीज से छूट के, मतलब भागने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। यू आर द ओनली ऑप्शन, आपको ही करना है। करना ही, अभी लड़के करो, सामने बैठ के करो, प्यार से करो, कुछ भी करो, करना तो अपने को ही है। भागने से तो कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं। तो वो चीज अपने को जब पता चला कि जब मेरे फादर नहीं रहे, तो उसके बाद अपने को ये, क्योंकि मेरे पीछे बहुत लोग हैं ना, मैं अकेला नहीं हूँ ना। आज मेरी फैमिली है, मेरी रिश्तेदार हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बुआएं हैं, मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। उनको वन ऑन द ओनली ऑप्शन मेरे पापा थे। क्योंकि आज मेरी फैमिली इतनी बड़ी है कि मेरी सगी 7 बुआएं हैं, तो वो सबके बीच में रह के पापा थे, मतलब मेरे भाई के रूप में एक ही था। मेरी 2 बहनें हैं, तो मैं अकेला हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, तो ऑब्वियसली ये सब चीजें अगर मैं ही गिर जाऊंगा तो ऑब्वियसली पीछे वाले को तो गिरा ही देंगे लोग। और गिराने से भी इम्पोर्टेंट वो नहीं है। देखो, आज कोई चीजें संभालने से ही संभलती है। तुम अगर वो सोचो कि नहीं हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। तो उसके लिए लड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और उसके सामने एक टक्कर देना पड़ता है। तो वो सब मैंने किया, और ये सिचुएशन तुरंत आई। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे टाइम मिला था। जब मैं अचानक से सडनली हो गया मेरे फादर का, अचानक से जो भी हुआ, कि मुझे जो कठिनाई आई, मेरे काफ़ी लोगों ने, इंटरनली लोगों ने जो मेरे कंपनी को लेके उसमें से ज़्यादा हिस्सा मांगने को लेके, मतलब काफ़ी चीज़ें मेरे साथ किया गया। अनप्रिडिक्टेबल था। मैंने सोचा था ये टाइम है क्या बोलने का। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कोई अलग नहीं होते, भागीदार अलग नहीं होते, पार्टनर, ऐसा कुछ होता नहीं है। सगे भाई भी अलग होते हैं, उसमें दुख नहीं होता है कभी। पर जो टाइम लाइन होती है ना, वो टाइम लाइन संभालना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर मैं उसी दिन समझ गया कि नहीं, अब मेरा फादर गया ना, तो ये सब उसका मतलब ये नतीजा है। तो मतलब अभी मुझे, जो मेरे फादर तो बोलते ही थे काफ़ी बार कि खुद को ही करना पड़ता है, हर एक चीज़ खुद को ही करना पड़ता है। कोई मरने वाला ही स्वर्ग जाता है, दूसरा कोई बाजू वाला नहीं जाता। तो मुझे दिमाग में था, तो मैं बोला अभी जो भी स्टैंड लेना अपने को ही लेना है, दूसरे के लिए तो कोई नहीं लेगा अपने लिए। तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद में थोड़ा अंदर से मक्कम हो गया। घर पे गया, मेरी वाइफ से डिस्कशन किया, मम्मी से किया। मेरी वाइफ भी, तो मैंने आपको बताया था ना, जीपीएससी क्लास 2 ऑफिसर का पास है। करेक्ट। तो उसका थोड़ा सजेशन लिया। मेरा साला कमिश्नर है, आपको बताया था मैंने। तो उनसे सजेशन लिया, फिर मेरे चाचाओं से बात किया, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, खड़ा तो रहना पड़ेगा, नहीं तो, और तू, मतलब उनको भी मालूम था कि मैं सौजी भाई का लड़का हूँ। तो बोलते सौजी भाई से पूरा तालुका से लोग मतलब बात करने से एक बार हिचकिचाते हैं, क्योंकि मेरे फादर का क्या है, स्टेट फॉरवर्ड। बहुत कमाया था आपके पापा ने, बहुत रिस्पेक्ट उतना कमाया था कि वो, और ऊपर से वो चीज थी, रिस्पेक्ट के साथ वो एक स्टेट फॉरवर्ड बोलने वाले थे हमारे। आपको मालूम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना होगा, जो अपने भारत के, वो कैसे बात करते थे कि जो सही है वही सही है, गलत है तो गलत है, फिर कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे फादर का वो नेचर था, मतलब कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सही है तो सही है, मतलब गलत है तो गलत है। फिर मैं आपके सामने, मेरा फायदा हो रहा है और मैं उनका बेटा हूँ, और मैंने बोल दिया पापा ये अपने को फायदे में बात है, ऐसा तो ना बोलेंगे वो, नहीं गलत है। तो वो स्वभाव था, इसलिए उनके सामने कोई बोलने से भी पूरा तालुका हमारा, आप तो जानते हो पूरे समाज को, हमारे पटेल काफी लोग, किसी को भी पूछना कि सौजी भाई का नेचर क्या था, तो वो यही बोलेंगे एकदम, मतलब उनसे बात करना, मतलब ऐसे नहीं थे कि वो रूडली थे, पर उनसे बात सही करना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए। तुम सपोर्ट मांगने जाओगे तो मिलेगा सपोर्ट, पर सही होना चाहिए, ये उनका नेचर था, इसलिए वो रिस्पेक्ट था उनका। सही है। आप मुझे एक चीज बताओ, ये पूरे टाइम पीरियड में, ये पूरे स्पैन में आपने क्या सीखा? अपने पे आती है ना सर, तो सब सीख जाते हैं। जो मैं ना आपको बताऊंगा कि जो मैंने लास्ट 35 साल में नहीं सीखा, 35-37 साल में, वो 1 साल में सीखा, मतलब 2 साल में सीखा मैंने। क्योंकि पहले मुझे ऐसा ही था कि सब अच्छे ही होते हैं। तो आप बिलीव इन योरसेल्फ मैसेज देना चाहते हो? ऑब्वियसली मैं ये बोलूँगा कि देखो, सब तो अच्छे बुरे नहीं होते कोई भी जगह पे सब, बट हाँ
ऐसे लोग जो रहते हैं उनसे थोड़ा लोगों को मतलब ये घर के अंदर पता होना। अभी मैंने ये पिक्चर देखा अपने ये छावा मूवी संभाजी संभाजी महाराज महाराज का। का। तो देखो ये क्या होता है ये, और उसमें मैंने दोनों देखा, एक तरफ औरंगजेब था, उसके भी घर में उसका बेटा भाग रहा था, उसके घर पे भी वो मारने के लिए लगा पड़ा था अकबर को। हाँ। और हमारे घर में भी मतलब हमारा बोले तो आज शिवाजी महाराज का फैमिली अपना ही फैमिली हुआ, अपने मतलब हिंदू समाज एक करेक्ट आइडियल है हमारे लिए। तो बोलूंगा कि हमारे घर में भी ऐसे लोग थे कि उनके पीछे से वार करने वाले थे ही। तो वो हर एक घर में रहते हैं, और वही चीज हमारे घर में भी थी जो मैंने बोला, जैसे हम अलग हुए, वो अचानक से अलग होना पड़ा, वो सब चीजें वही आती है ना। जब लालच होती है ना तो लालच का कोई रास्ता नहीं होता है। तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा उसके लिए मैं कि सबको अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, और जितने भी भरोसेमंद है उनको एक बार आजमाना चाहिए। जब जिंदा है तभी आजमा लेना चाहिए। ये आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव है? ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है। यस, सबको एक बार आजमा लेना चाहिए, पता चले अपने कौन हाँ, अपने कौन है, पराये कौन है, पता चल जाए कभी कि वो जब तुम जिंदा हो। और मैं तो किसी को भी बोलूंगा कि उसके बच्चे छोटे, और देखो हादसा किसी के साथ हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरे साथ हुआ तो दूसरे के साथ नहीं हो सकता है, किसी के भी नॉर्मल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। पर उनको अभी जिस पे हम भरोसा करते हैं कि मेरे जाने के बाद ये संभालेगा, तो उसको आजमाना चाहिए कि हकीकत में संभालेगा क्या, सिर्फ लेने के लिए बैठा है कि इसलिए चापलूसी कर रहा है या मतलब अच्छा बोल रहे हैं आज की तारीख में, ऐसा तो नहीं है। करेक्ट, वो आजमाना चाहिए। तो मेरे साथ जो हुआ, मैं सबको यही बोलूंगा कि सबको अपने लिए आजमा लेना चाहिए। ठीक है, चलो अब इतने सारे इंसिडेंट्स में आज की डेट में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हो, किस पोजीशन पे देखते हो, कैसा चल रहा है आसपास आपके कंपनी में, क्या सारे चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, कैसे चल रहे हैं, किस किस लोकेशन पे, और आगे का विजन क्या है? मेरे फादर को जाए हुए अभी ये 15 मार्च को 2 साल होगा। बराबर। उसमें पहले 14वां दिन छोड़ के बाकी के दिन से मेरे पीछे पूरा जो आपको बताया मैंने सब कुछ, कैसा चला वैसा चला, लड़ने पे सब कुछ बैठे। उसके बाद भी आपको मेरी ऑफिस में आप आए थे, मैंने बोर्ड दिखाया मेरे कितने प्रोजेक्ट नए लिए। करेक्ट। तो मैं वो पोजीशन पे हूँ अभी, उससे ज्यादा प्रोजेक्ट्स याद रखने के लिए आपने नोट पैड बनाया है कि प्रोजेक्ट्स लिख वो के एक्चुअली नोट पैड नहीं है, उसको बोलते हैं अपना फॉलोअप चार्ट है। कि कौन सा प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। देखो आपने, सॉरी मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, आपने रीडेवलपमेंट भी शुरू किया शायद से ना मुंबई में? हाँ, मुंबई की तरफ मैंने अभी अलग शुरुआत किया है। जैसे घाटकोपर में मैं 2 प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, बीकेसी में मैं 1 प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, और आगे जाके और भी है मेरे पाइपलाइन में जो मुंबई की तरफ है। मतलब नवी मुंबई में तो आपको मालूम है हमारे पास काफी काम है, मतलब जमीनें भी बहुत है, प्रोजेक्ट भी बहुत है। तो इस बार मैं थोड़ा चेंज करना चाहता था। मुंबई में जाने का रीजन 2 है। ऐसा नहीं है कि मुंबई में ज्यादा पैसा या कम है, ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई में भी अच्छा पैसा मिलता है, नई मुंबई में अच्छा मिलता है। पर हाँ, मुंबई जाने से थोड़ा ये फर्क पड़ता है कि मुंबई में ब्रांड बनती है, वो थोड़ी एक उठ के आती है कि भाई मुंबई में काम कर रहा है, मतलब थोड़ा ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज, अच्छा काम कर सकता है, वो एक होता है। इसके लिए थोड़ा हमको मुंबई में मैंने सोचा कि 2-4 प्रोजेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है मार्केट में पता चले कि नहीं भाई एम्पीरिया ग्रुप मुंबई में भी कर रही है, तो अच्छा काम कर सकते हैं। चलो बढ़िया। अब आपका एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आई गेस काफी सवाल पूछ लिए मैंने आपसे, कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, मतलब सपना क्या है कंस्ट्रक्शंस को लेके, बेंचमार्क कुछ है ऐसा कि यार मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट करना है या फिर यहाँ प्रोजेक्ट करना है, ऐसा कुछ बेंचमार्क रखा है आपने? बेंचमार्क नहीं कह सकते, पर अपने आप को अंदर से एक थॉट आता है ना कि मुझे ऐसा काम करना है करके, ऐसा कुछ? देखो हर एक प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो यूनिक बना और नया बना, उसको बेंचमार्क ही बोल सकते हैं। ट्रू। तो देखो हटके तो कुछ करना पड़ेगा। अगर तुमको मेरे फादर ये कहते थे, मैं बता रहा हूँ वापस आपको कि सब लोग एक जैसे भाग रहे, दौड़ रहे मार्केट में, मतलब हम बिल्डर है तो बिल्डर की तरह भागेंगे, घोड़े की तरह भागते हैं, तो सब एक ही पैटर्न में भागेंगे ना, तो उसमें आगे पीछे उतने ही रहेंगे। तो तुमको कुछ उससे आगे करना है, मतलब आगे ऐसा नहीं बोलूंगा पैसे में ही आगे हो, थोड़ा नाम में हो, काम में हो, थोड़ी क्वालिटी में हो, तो तुमको कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ेगा, तभी तुम उससे आगे जा सकते हो किसी से भी। मतलब तुमको आगे जाने के लिए कुछ ना कुछ यूनिक तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम आगे नहीं जा पाओगे। तो कुछ हटके लाना, हटके चीजें करना, तो मतलब जो मार्केट चल रहा है उससे थोड़ा एक कदम ऊपर दिखोगे आप। तो वो हमेशा मेरे फादर जो कहते थे, तो मैं सोचता था कि नहीं, कोई भी चीज रूटीन तो सब करते ही है,
कुछ नया करो हर बार, तो थोड़ा बहुत क्या लोगों को पता भी चलता है कि ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जो बंगलो प्रोजेक्ट पे हम बात हुआ था, तो मैं थोड़ा यूनिक करने के लिए मैं जैसे फर्स्ट होम बंगलो मुंबई में तो है ही नहीं आपको, तो वो चीज़ मैं यूनिक के हिसाब से सोच के लाया हूँ, और उसको मैं थोड़ा एक अलग पूरा पैटर्न ही बदलने वाला हूँ। तो उसकी वजह मालूम है, ये थॉट की वजह से काफ़ी लोग इधर मार्केट में आ गए बंगलों में। करेक्ट। तो वो मैं ये थॉट था ही नहीं लोगों के पास। हाँ, मैं 1-1.5 साल पहले से 2 साल से पहले से सोच रहा था। तब मैंने काफ़ी लोगों को, हमारे चैनल पार्टनर्स को भी काफ़ी बार बोला था मुझे ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है, तो अच्छी ज़मीन देख रहा था, तब नहीं मिली। हाँ, ऐसा नहीं है, मुंबई में काफ़ी लोग बैठे हैं, अब मेरे से भी बड़े बड़े हस्तियाँ बैठी है, तो उनके पास काफ़ी ज़मीनें थी तो उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो कहीं ना कहीं अपना थॉट चलो लोगों को काम आया। हमने किया, हमने बाद में किया, हम कर रहे हैं अभी। पर वो चीज़ मार्केट में जाती है तो लोगों को ये तो लगता है नहीं है, धीरज ने उस दिन सोचा था कुछ यूनिक था, मुझे उसमें करना है वर्क, और लोगों ने किया है। अभी देखो यार, अभी इतने हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो लोग तो फॉलो इसके लिए करते हैं कि कुछ ज्ञान मिले। बीइंग एज एन बिल्डर, आप कुछ सजेशन देना चाहोगे बायर्स को, जो इन्वेस्टर्स है, कि उनका प्रॉफिट कहाँ बन सकता है, कैसे बन सकता है, या किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? बीइंग एज एन बिल्डर आपको लूपहोल्स पता होते हैं, तो जो एंड यूजर्स है उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे, जो बायर्स है या फिर जो इन्वेस्टर है उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? देखो, कोई भी प्रॉफिट तो कैसी चीज़ें हैं कि पहले तो हर एक बायर को मैं ये बोलूँगा कि उनकी क्या ज़रूरत है। पहले तो हमेशा ज़रूरत पे ख्याल रखिए, मतलब रखना चाहिए उनको कि उनको मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या नहीं। हाँ, उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि देखो बिकने प्रॉफिट सब काफ़ी चीज़ें देती है। ऐसा नहीं है कि एक ही वो उनको ज़रूरत है वही देगी, दूसरा नहीं देगा, वो ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट सब चीज़ें हर एक प्रोजेक्ट में प्रॉफिट देती ही है, कोई भी प्रोडक्ट। बट उनको जो ज़रूरत है, पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि उनको क्या चाहिए वो लेना चाहिए। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा एक्सेस पैसा है तो फिर देखो इन्वेस्टमेंट में कैसा चीज़ है कि जो नवी मुंबई में जो ट्रेंड चलता है कि शुरुआत में जब तुम्हारा बिगिनिंग स्टेज होता है उसमें पैसा डालते हो तो ऑब्वियसली वो 1.5-2 साल के पहले ही पैसा डबल हो जाता है। और जब तक प्रोजेक्ट रेडी होता है, प्रोजेक्ट रेडी होने से पहले ऑलमोस्ट रेडी होता है तो फिर और भी जो नॉर्मल लोगों को भी प्रॉफिट होता है वो भी हो ये इन्वेस्टर का बोल रहा हूँ, ये इन्वेस्टर का बोल रहा हूँ। तो मैं सारे जितने भी आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बोलूँगा कि जब प्रॉपर्टी कोई भी खरीदो, कोई भी चीज़ खरीदते हो, तो पहले ये देखो कि पहले तो आपको क्या ज़रूरत है, फ्लैट की ज़रूरत है, दुकान की ज़रूरत है, या फिर एक्स्ट्रा पैसा है तो आप ऐसे ही इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो जितना ज़्यादा रिस्क लोगे, रिस्क मीन्स ये नहीं है कि पैसा डुबाने के लिए रिस्क, पर हाँ कभी सोच समझ कर कि चीज़ देखो आपके भाई ये बंदा कैसा है, कैसा बैकग्राउंड से आता है, या फिर अच्छा कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छे लोकेशन पे है या नहीं है। तो देखो कोई भी बिल्डर हो, प्रोडक्ट तभी बना पाते हैं जब सेल होता है। फिर मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन सा बिल्डर, सब कोई बिल्डर, मैं ईच एंड एवरी बिल्डर की बात करता हूँ। कोई बिल्डर घर का पैसा लगाता नहीं है। पहली बात, घर का मीन्स पूरा बिल्डिंग बनाने का उतना पैसा होता ही नहीं किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि बिल्डर जो कोई भी पैसा लगाता है ज़मीन पे लगाता है। मतलब एक कोई भी ज़मीन खरीदा उस पे पैसा लगाते हैं, तो उसके बिल्डर के पास उतना ही पैसा होता है कि वो ज़मीन खरीद पाए और एक परमिशन ले पाए। उससे बाद का जो पैसा होता है कंस्ट्रक्शन के जो लगने वाला पैसा है वो हमेशा परचेसर मतलब ने जो कस्टमर्स है, हाँ उनके पैसे से ही चीज़ बनती है। फिर मैं बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बिल्डर क्यों ना हो, इंडिया का मैं सबसे बड़े बिल्डर की बात कर रहा हूँ, वो भी खुद के पैसे से नहीं बनाएगा। तो कभी कोई बोलता है कि ये बिल्डर खराब है या ये बिल्डर खराब है, इसका तो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, इसका नहीं, ऐसा नहीं होता है कहीं भी। प्रोजेक्ट बिकेगा तो बनेगा, उसका लोकेशन देखो ना, उसको क्यों देख रहे हो, मेरा ये कहना है। जब चीज़ लोकेशन पे है तो ऑब्वियसली 10 लोगों की नज़र पहले पड़ेगी, तो वो बिकना ही है, तो बिकेगा तो बिल्डिंग बनेगा ही बनेगा, उसमें कौन सा सवाल है। कोई मैं बोलूंगा कि बाजू वाला खराब, इसका मतलब थोड़ी मैं बोल दिया तो खराब हो गया। सही है, समझे आप मेरा कहने का मैंने, कोई भी बिल्डर हो, ये बोलते हो लोकेशन अच्छा है तो डेफिनेटली पैसा बनने वाला है। ऑब्वियसली लोकेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छा लोकेशन पे चल रहा है प्रोजेक्ट तो क्यों नहीं बिकेगा, और नहीं बिकेगा तो क्यों नहीं बनेगा। आप समझे, बिकेगा तो बनेगा ही बनेगा। वो थोड़ी पैसा लेके भाग रहा है। और अभी तो अच्छा इतना अच्छा कानून है रेरा का, जो नॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने लिया है, तो वैसे भी पैसा बिल्डर बाहर नहीं लेके जा सकता, तो पैसा रखे करेगा क्या, तो बनना नहीं है ना। तो ऐसा एक जब बिकेगा तो बनेगा ही बनेगा। हमारे चैनल पार्टनर्स काफ़ी आते हैं, एक दो चैनल पार्टनर ने मुझे भी बोला थी ये चीज़ें कि सर बाजू वाला कोई बिल्डर है ऐसा, तो बोल रहे थे कि मतलब ऐसा होता है ना कि ये बिल्डर कैसे बिल्डिंग बनाएगा। तो मैंने उनको ये बोला कि मतलब वो तो अच्छा, वो नहीं, वो शायद मुझे एक और ने बताया था। उन्होंने बोला था कि वो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में कोई बिल्डर बोल रहा होगा कि वो बना पाएगा कि नहीं बना, अभी तो नया बिल्डर है ऐसा करके बोला होगा किसी ने।
तो उन्होंने बोल दिया कि सर वो बंदा जो बोलने वाला था उसके सामने जो सुनने वाला था उसने क्या बोला मालूम, मुझे बहुत उस दिन उन पे गर्व आया। उन्होंने बोला कि सर मैं बेच दूंगा तो क्यों नहीं बना पाएंगे धीरज भाई। वो बंदे ने ये बोला कि अगर मैं प्रोजेक्ट बेच दूंगा तो धीरज भाई क्यों नहीं बनाएंगे। करेक्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब उनके लिए मैं उनको शुक्रिया करूंगा जो अभी सुन रहे होंगे। मैं नाम नहीं लूंगा अभी किसी का। ठीक है, तो ये चैनल पार्टनर ने बोला कि मैं बेच दूंगा तो डेफिनेटली हाँ, चैनल पार्टनर मतलब देखो वही तो मेरा कहना है कि आपके प्रोजेक्ट सारे हॉटस्पॉट एकदम प्राइम लोकेशन पे डेफिनेटली। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, अच्छे लोकेशन पे बैठेंगे ना तो भले 2 पैसा महंगा जाए, तो चीज अच्छी लेने की तो लोगों को भी अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि चीज बनने के बाद उनको भी तो अप्रिसिएशन चाहिए ना। ट्रू। तो वो चीज है। तो इसलिए आज वो जो चैनल पार्टनर का बोलने का मेरा रीजन यही था कि उस चैनल पार्टनर ने मेरे लिए इतना स्टैंड लिया, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि नहीं, मैं आज चैनल पार्टनर को जो खुश रखता हूँ। आपको मालूम है हमारी कंपनी इतनी बड़ी क्यों हो गई? क्योंकि हमने आपको मालूम है मार्केटिंग तो अभी हम करने लगे, इसके पहले तो मार्केटिंग करते ही नहीं थे और हम कुछ नहीं करते। फिर भी हमारे साथ इतने चैनल पार्टनर क्यों जुड़े हैं? क्योंकि हम उनको अच्छा रिवॉर्ड देते हैं, अच्छा उनको संभालते हैं कि भाई आपको क्या जरूरत है, हम खड़े हैं पीछे, आपको कितने दिन में ब्रोकरेज चाहिए तुरंत लेके जाओ। हम एडवांस भी कभी कभी तो दे देते। कोई हमारे साथ जुड़ता है बंदा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारे साथ बेचारा 4-6 महीने से जुड़ा हुआ है, रोज धक्के खा रहा है, मतलब किसी का बुकिंग नहीं हुआ। कभी कभी ऐसे भी उसके एक होता है ना कि उनको साथ नहीं, नसीब साथ नहीं दे पाता है, कभी कोई यूनिट तुरंत नहीं उनसे नहीं डील होती है, तो बेचारा 4-5 महीने आते हैं तो हम थोड़ा ये सोचते हैं कि नहीं भाई तू इतना मेहनत कर रहा है, तो बोलते सर मुझे थोड़ा 50,000 एडवांस दे दो ना, मैं थोड़ा और लीड जनरेट करके तो हम काम कर लेता हूँ। तो हमको मालूम है वो बंदा देखो जब उसको दे तो वो भागता नहीं है, मेहनत कर, उसको भी चाहिए ना, मार्केट में काम चाहिए ना। तो ऐसे भी सिचुएशन पे हम जब मदद करते हैं तो वो भी हमारा शुक्र, मतलब हमको वैसा आभार मानता है। फिर हमको देखो आभार मतलब ऐसा कोई आभार मानने वाली बात नहीं है, पर हमने तो उनके हमारा काम के लिए बेचारे को दिया था। ऑनेस्टी के बीच वजह से एक थोड़ा सा हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल बेटर हो जाता है। तो यही मैं बोलूंगा कि जितने भी हमारे जो चैनल पार्टनर जो जुड़े हैं जो हमारे साथ, वो इसलिए जुड़े हैं कि उनको मालूम है यहाँ हमारा ब्रोकरेज टाइम पे मिलेगा और जितना बोला वो मिलेगा, वो चीज है। तो इसलिए लोग हमारे साथ काम करते हैं, उसमें भले नेगेटिव करे ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए धीरज भाई, बातों बातों में तो हम काफी दूर आ गए, लेकिन फिर से एक आखिरी सवाल पूछूंगा, ठीक है, आपके ब्रांड के बारे में कि कितने प्रोजेक्ट्स अब चल रहे हैं और कितने पाइपलाइन में, आप टोटल बता सकते हैं सर कुछ? सब प्रोजेक्ट तो बहुत है, मतलब अभी मैं ऐसे गिनने जाऊंगा तो 2-3 बार करना पड़ेगा ऐसे। पर अभी मैं रिसेंटली जो हमारे 2-3 प्रोजेक्ट को बता देता हूँ। एक तो हम आपने जो वीडियो बनाया था C2 का, अच्छा कमर्शियल है, जो कमर्शियल वो एकदम थाने बेलापुर मेन रोड पे है, थाना बेलापुर हाईवे पे, और स्पॉट भी बहुत अच्छा कॉर्नर का प्लॉट है। और वो बेस्ट, मतलब एक ऐसा समझो कि मैं यूनिक प्रोडक्ट ला रहा हूँ। शायद नवी मुंबई में अभी तक किसी ने ऐसा डिज़ाइन नहीं किया होगा, ऐसा मैं डिज़ाइन ऑलरेडी है, बट ऑलरेडी उसमें भी और करेक्शन करवा रहा हूँ। अच्छा, और इम्प्रूवमेंट है, वो अभी नहीं दिखेगा, वो जब बनेगा ना तब में जो उसमें लगने वाली चीजें है ना वो आप याद करोगे कि नहीं कुछ नया दुबई से ढूंढ के लाए हो। अच्छा, ऐसा फील आएगा। एक तो उसको मैं बोलूंगा। दूसरा एक अभी जो नया चीज आने वाले टाइम में कमिंग सून में, बंगलो प्रोजेक्ट जो पनवेल में है, फर्स्ट होम बंगलो है। लोग पनवेल बोल के, जैसे मैं लास्ट टाइम भी बताया था, पनवेल बोल के 50 किलोमीटर दूर लेके जाता है, वैसा लोकेशन नहीं है। पनवेल मतलब पनवेल। तो पनवेल में बंगलो प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, एक उसकी बारे में बात करूंगा। और बाकी मुंबई में अभी मैं बीकेसी में आने वाला हूँ और घाटकोपर आने वाला हूँ। उससे ज्यादा मतलब बाकी तो आपको मालूम है पूरे नवी में बहुत सारे प्रोजेक्ट, गिनने जाऊंगा ज्यादा टाइम। तो फ्यूचर में मुझे अब वीडियो शेयर करने के टाइम ऐसा करना पड़ेगा, इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स करने। चलो बढ़िया। तो धीरज भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए, काफी अच्छी रही बातचीत आपके साथ। और मैं आशा रखता हूँ कि अगले साल आप फिर इसी पॉडकास्ट में आओगे और इस पूरे 1 साल की जर्नी हमारे साथ शेयर करोगे। जरूर गणेश भाई, साथ में आने वाले टाइम में और भी अपने को साथ में काम काफी करना है। चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो अच्छा है। और सभी आपके व्यूअर्स को भी मैं इतना ही बोलूंगा कि ये आपकी इच्छा थी। लास्ट टाइम मैंने बोला था मुझे बताइए पॉडकास्ट शुरू आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो गणेश भाई ने मुझे बोला कि नहीं, लोगों की डिमांड है कि धीरज भाई आप एक बार सामने आइए और आपके बारे में जानिए। हम अभी देखो कोई प्रमोशन करने नहीं बैठे हैं, नहीं, अभी कोई प्रोजेक्ट को लेके ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, हम प्रमोशन करने मतलब वो बात नहीं है। बट हाँ ये है कि आपको ये मालूम पड़े कि आपका जो कहना था कि धीरज भाई आपको ये लोग जाने कि आप क्या हो, कैसे हो, या फिर आपके बारे में थोड़ा नेचर, आपके बैकग्राउंड में क्या है, कैसे हो। तो उसके लिए मैं ये आपके साथ सहमत हुआ उस बात को लेके कि लोगों को आइडिया है कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ कैसे बना रहा हूँ, भरोसा कर सकते हो ऐसा करके। इसलिए मैं
आपके सारे व्यूअर्स को भी बोलूंगा कि और वैसे भी आप लाते हो तो ये तो है कि आपका कोई चीज आप सोचे समझे तो किसी के साथ नहीं करोगे। नहीं, मेरा तो मोटिव ही ये है हाँ। कि अब तक मैं प्रोजेक्ट्स दिखाता था लोगों को, अब मैं बिल्डर्स दिखाना चाहता हूँ। तो आपको मैंने एक सवाल भी पूछा था कि आप क्या सोचते हो, तो अब मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी भी प्रोजेक्ट्स को देखने से ज्यादा लोगों को ना बिल्डर्स की सोच को देखना चाहिए। आदमी कैसा है, लोकेशन तो ऑफकोर्स मैटर करता है, पर आदमी सही है ना, तो एक बार लोकेशन गड़बड़ होगा, प्रोजेक्ट गड़बड़ होगा, पर वो एंड ऑफ द डे वो सही कर देगा। यस। तो मैं ये सोचता हूँ कि अब तक मैंने प्रोजेक्ट्स दिखाए तो लोगों को बिल्डर्स भी दिखाऊं, लोगों की सोच बताऊं, और एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो ना कि जहाँ पे लोग दिल खोल के बात करें। सवाल नहीं। So that is the reason we started the podcast and you are the first guest. So again, thank you so much. आप आए और आज के पॉडकास्ट को सक्सेसफुली आपने सपोर्ट किया। तो दोस्तों देखिए, जो वीडियो आप देख रहे हो ना, उसके लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे ना एक सब्सक्राइब का बटन होता है, एक बेल आइकन होता है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि कहानी अभी भी बाकी है। कई सारे पॉडकास्ट जो आपके साथ फ्यूचर में शेयर होने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूँ रियल एस्टेट से मुमकिन वो सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।